ट्रायल एंड एरर मेथड। इससे पहले हम दो मेथड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पहला जो मेथड था वो क्या था, इमिटेशन मेथड, एंड जो सेकंड मेथड था वो क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसमें से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बारे में बता देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी थी ये, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या था, विकारियस लर्निंग थ्योरी, ठीक, या इसको हम क्या बोलते थे, सोशल लर्निंग थ्योरी, या इसको हम मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी भी हम इसको बोलते थे, ठीक है। और ये किसने दी थी, ये अल्बर्ट बंडूरा ने ये थ्योरी दी थी। तो तीसरा जो प्रोसेस है जिसमें क्या है कि बच्चा लर्निंग कैसे करता है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है कि बच्चा सॉल्यूशंस को क्या करता है कि अपने सॉल्यूशंस को बार बार जो भी प्रॉब्लम है उसमें वो इम्प्लीमेंट करके देखता है, ठीक, जो भी उसको लगता है कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि फाइनली वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि जहां पर उसको एक फाइनल सॉल्यूशन वो मिल जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि पहले बच्चा एरर करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है उन एरर को वो मिनिमाइज करना स्टार्ट कर देता है। अब जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड वाली जो थ्योरी है इसको डेवलप किया था किसने, E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें 3 लॉज के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। पहला क्या है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि बच्चा जो करता है क्या करता है कि अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको वो क्या करता है उसमें रिपीट करता है बार बार, ताकि वो उसके ऊपर क्या कर ले, कमांड पा ले और वो उसको अच्छे से रिटेन कर पाए। रिटेन का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम पिछली वाली वीडियोस में देखेंगे तो वहां पे क्या था कि रिटेंशन जो प्रोसेस था उसमें इसका मतलब क्या था कि पहला था स्टोरेज और दूसरा क्या था इसमें रिहर्स। ये 2 स्टेप थे रिटेंशन के। तो यहाँ पे जो ये डिनोट करता है रिटेन, वो क्या है, स्टोरेज से यहाँ पे ये डिनोट करता है कि बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है अपने दिमाग में वो स्टोर कर रहा है एक्टिविटी को। अब इसमें भी क्या था कि ये 2 लॉज के ऊपर बेस करती है। पहला क्या है कि लॉ ऑफ यूज एंड सेकंड क्या है, लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब ये है कि जो भी बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो भी उसके पास है, अगर वो उसको बार बार क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर बच्चा क्या करेगा उनको बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वो लंबे टाइम तक उसके दिमाग में वो स्टोर रहेंगे। लेकिन अगर वो क्या करेगा, इन मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं इनकी वो प्रैक्टिस छोड़ देगा तो क्या होगा कि एक टाइम बाद बच्चा उनको फॉरगेट करना स्टार्ट कर देगा, भूलना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि रेस्पॉन्स में हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी बच्चे से उसका बिहेवियर चाहिए होता है। अब इस तरह के बिहेवियर को कराने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, बच्चे को एक कॉज देते हैं, एक कारण, कि अगर तुम इस तरह का बिहेवियर करोगे तो तुम्हें क्या है कि यहाँ से हम तुम्हें क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, या हम तुम्हें क्या देंगे, मनी देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टिमुलस। जिस कॉज की वजह से, जिस कारण की वजह से बच्चा क्या करता है, एक नए तरह का बिहेवियर वो पैदा करता है। अब जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, प्रयत्न एवं त्रुटि, ठीक है। ये क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो ये नियम होता है ये क्या है, अभ्यास का नियम, ठीक। अब जब E.L. थॉर्नडाइक ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो फाइनल जो इसने लॉज निकाले थे, इसने ये क्या किया था, अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या था, उन्होंने एक कैट ली थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक। अब कैट में इन्होंने क्या किया था कि इसने एक भूखी, ये बिल्कुल क्या है, हंगरी है। अब इसको क्या किया, इसने इस लीवर के अंदर इसको प्लेस कर दिया। अब इसने काफी दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या हुआ कि जब इसको कंप्लीटली इस केज के अंदर रख दिया तो बाहर क्या था, ये इसका फूड था। यहाँ पे क्या है, लीवर। ये लीवर किससे अटैच है, स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग किससे अटैच है, यहाँ पे डोर की से ये अटैच है। अब जैसे ही इसके सामने इस फूड को रखा गया तो बिल्ली ने क्या किया, पहले रैंडम मूवमेंट की, बहुत सारी इधर से उधर घूमी, इसको समझ ही नहीं आया कि कैसे इसको लेना है। कभी इसने इस जो जाली लगी हुई इससे हाथ को निकालना चाहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे डे निकलते गए, दिन बीतते गए, तो क्या हुआ कि फाइनली इसका रैंडम मूवमेंट जो था, जितने भी इसके मूवमेंट थे वो क्या हुए, कम होने स्टार्ट हो गए। यानी कि जो इसके एरर्स थी वो क्या हुई, कम होने स्टार्ट हुई। और फाइनली इसने क्या किया कि इसने लीवर को प्रेस किया और ये डोर से बाहर निकल के ये फूड को ईजिली आके इसने ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली जो हम देखें कि अगर यहाँ पे स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस इसके लिए क्या आता है, फूड, ठीक है। और हमें इसका रेस्पॉन्स में क्या चाहिए था, हमें रेस्पॉन्स में ये चाहिए था कि ये लीवर को क्या करे, प्रेस करे, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूज में क्या होता है कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन होता है, लेकिन लॉ ऑफ डिसयूज में क्या होता है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में बहुत ही कम, वीक, यानी कि वीक बहुत ही रिस्पॉन्स होता है, थोड़े वो दोनों के बीच में वीक रिलेशन होता है। नेक्स्ट आता है जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बाद क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में ये होता है कि अगर इसका हम हिंदी में देखें तो हिंदी का में इसका मतलब क्या है, प्रभाव का नियम,
ठीक है, प्रभाव का नियम। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा उसी तरह के बिहेवियर को करता है जिससे कि उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन भी क्या, पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। तो बच्चा क्या करता है, बार बार उसी बिहेवियर को परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को क्या करें कि हम बच्चे को रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दें या प्रेज देना, कि उसने क्या किया कि जैसे टीचर ने बच्चे को क्या किया कि तुम ये होमवर्क करके लेके आना। अब जब वो होमवर्क लेके करके आया तो टीचर ने उसको क्या किया, टीचर ने उसको अच्छे ग्रेड्स दिए। अब ये क्या हो गया बच्चे के लिए, यहाँ से ये क्या हो गया, उसके लिए मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा कि वो टाइम से होमवर्क अपना कर पाएगा ताकि वो अच्छे ग्रेड ला सके। लेकिन अगर क्या हुआ कि टीचर अगर देखे कि उसने किसी अलग तरह का एक बिहेवियर किया है बच्चे ने, ठीक है, एक गलत बिहेवियर किया है बच्चे ने, तो टीचर उसको क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है। ठीक, अब पनिश करेगा तो बच्चे को क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बच्चा उस तरह के बिहेवियर को नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि बच्चा किस तरह का बिहेवियर कर रहा है और उसके रेस्पेक्ट में उसे क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, उसके लिए मोटिवेशन होती है एक तरह से। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता का नियम। ठीक, लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो फिजिकली रूप से भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, वो मेंटली रूप से प्रिपेयर होना चाहिए। एंड थर्ड क्या होता है कि वो सोशली प्रिपेयर होना चाहिए। फिजिकली क्या है कि वो, अगर हम बच्चे को बोले लॉ ऑफ रेडीनेस की, हम उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें रनिंग करनी है, लेकिन रनिंग करने से पहले क्या होना चाहिए, बच्चे को फिजिकली यानी कि उसको वॉक आनी चाहिए। अगर जब बच्चे को चलना ही नहीं आएगा तो वो रनिंग नहीं कर पाएगा। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब क्या है कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो जाना चाहिए। अगर हम बच्चे को बोले कि तुम्हें मैथ्स की जो थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हें करनी है, लेकिन मैथ्स से पहले उसके पास क्या आनी चाहिए, उसको जो बेसिक मैथ है, जैसे सम हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ से मेंटली रूप से प्रिपेयर होना चाहिए। सोशली के मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है वो भी उसको क्या करे, सपोर्ट करे। जैसे एग्जांपल एक लास्ट वीडियो में हमने देखा था बॉय एंड गर्ल वाला, जिसमें क्या था कि बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था किसी एक सोसाइटी में, लेकिन गर्ल को वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है उसका नाम क्या है, पार्टिसिपेशन एंड डूइंग। पार्टिसिपेशन एंड डूइंग, हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सहभागिता। ठीक, पार्टिसिपेशन बाय डूइंग में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो सभी एक एक्टिविटी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर वो बच्चे क्या है, करके सीखते हैं। करके सीखने में क्या होता है कि टीचर उनको क्या करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उनको प्रोवाइड कराता है। कि रियल लाइफ में क्या हो गया कि भाई तुम्हारी सोसाइटी में जगह जगह क्या है, कचरा फैला हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि इस कचरे को फैलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों को दी जाती हैं टीचर के द्वारा, ताकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वहां से वो कर सके। अब पार्टिसिपेशन और डूइंग से फायदा क्या है कि बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग आती है कि वो खुद सीखता है, और सेल्फ असेसमेंट आता है कि वो खुद को ही असेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चे के अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं। सोशल क्वालिटीज जैसे कि बच्चे के अंदर हेल्पिंग नेचर आता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल बनता है किसके लिए, सोसाइटी के लिए भी और अपने लिए भी। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाता है। ठीक, तो कुछ इस तरह की जो भी क्वालिटीज़ हैं, सोशल क्वालिटीज़, वो बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप होती हैं पार्टिसिपेशन और डूइंग से। नेक्स्ट क्या आता है, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है कि सपोज करो कोई भी एक एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि बच्चे बहुत सारे हैं, जैसे एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। अब उसको क्या करना है कि ये वाली एक्टिविटी इनको परफॉर्म करनी है। अब टीचर ने ये परफॉर्म करने के लिए दे दी है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है कि ये 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों के पास क्या है कि अपना अपना एक्सपीरियंस है। अब ये तीनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और फाइनल क्या होगा कि एक रिजल्ट पे ये आएंगे, ताकि ये इस प्रॉब्लम को क्या कर सके, शॉर्ट आउट कर सके। तो यहाँ पे क्या है, ये अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट आता है वो है लर्निंग थ्रू डिस्कवरी या इंक्वायरी। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी थी किसने, ब्रूनर ने। ठीक है, तो ये वाली चीज भी पूछी जाती है। अब डिस्कवरी वाली चीज में क्या होता है, डिस्कवरी का अगर हम मीनिंग देखें, ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी का मतलब क्या है इसका, खोज या पूछताछ के द्वारा, पूछताछ के द्वारा अधिगम। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो लर्निंग होती है,
हम उसको क्या करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि जहां से वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के ही बेसिस पर ही और अपनी जो पिछली नॉलेज है उसी के बेसिस पे ही वो क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यानी कि हमने बच्चे के सामने एक सिचुएशन दी, ठीक है। अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए बच्चे के पास क्या होनी चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो पहला उसके अपने पास उसका एक्सपीरियंस होता है जिसके बेसिस पे वो निकल के आता है वहाँ से, और सेकंड होता है उसकी प्रायर जो नॉलेज है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, उसको हेल्प करती हैं ताकि वो इस सिचुएशन को क्या कर सके, शॉर्ट आउट कर सके या इसका एक सॉल्यूशन वो निकाल सके। अब इसमें क्या होता है कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे क्या होता है, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता के सिद्धांत में क्या है कि जो बच्चा है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेंटली एक्टिव भी होना चाहिए। ठीक, मेंटली एक्टिव मतलब क्या कि हमने बच्चे को ये सिचुएशन तो दे दी है कि तुम्हें इसका प्रॉब्लम जो है इसकी उसका क्या है सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन वो वहां पर सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन वो मेंटली उसका दिमाग यहाँ पर नहीं लग रहा है। सेकंड क्या होना चाहिए कि वो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली एक्टिव मतलब होना, इसका मतलब क्या है कि जो भी सिचुएशन उसको दी गई है उसमें वो क्या करे, अपनी जो भी फाइन स्किल्स हैं, अपनी जो भी मोटर फाइन स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स यानी कि अपने हाथ, अपने आंख, कान, इनका अच्छे से वो क्या कर सके, यहाँ पे यूज कर सके। नेक्स्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, मतलब कि इसका क्या हो गया, तर्क पूर्ण चिंतन का सिद्धांत। तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत में ये क्या होता है कि बच्चा जो है कोई भी उसको एक सिचुएशन दी है तो उसको क्या कर सके, उसको लॉजिकली यहाँ पे थिंक कर सके कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगेगा ताकि इसको हम प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी कि ज्ञान से अज्ञान की तरफ। ठीक, ज्ञान से अज्ञान की तरफ क्या है कि हमारे पास क्या है सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या है, इसके अंदर जो भी क्या है एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का क्या निकालना हमें सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है अननोन। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, ये अननोन है तो इस अननोन के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होगी, यानी कि नोन हमारा क्या होगा, वो नोन जो चीज़ होगी वो होगी हमारा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ हमारा क्या होगा, प्रायर नॉलेज। ये क्या है कि हम अपने एक्सपीरियंस और प्रायर नॉलेज से क्या कर रहे हैं, नॉन से अननोन की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है कि उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पर्पसफुल एक्सपीरियंस करेंगे हम। पर्पसफुल मतलब कि ये हमारा पर्पस है, अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, इस जो सिचुएशन है कोई भी सिचुएशन, उसका जो सॉल्यूशन है उसको निकालने का क्या है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा क्या है पर्पस। अब इस चीज को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे लिए कंप्लीटली एक नया एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग ऑफ फॉर अल्टरनेटिव्स, यानी कि विकल्पों की खोज का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, इसके क्या है मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन हुआ, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, उस जो भी प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में किससे क्या होंगे कि जो बेस्ट होगा हमारे पास उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब इस चीज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे क्या होना चाहिए कि जो भी टीचर है उसको अब क्या करना चाहिए, यहां तक तो हो गया कि ये ब्रूनर ने ये चीजें बता दी। अब जो रोल स्टार्ट होता है वो क्या होता है, टीचर का रोल। टीचर को क्या करना चाहिए कि हमेशा उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही उसके साथ पोज करनी चाहिए, यानी उसके सामने रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हम जो टीचर हैं उनको क्या करना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, जनरलाइजिंग, वेरीफाइंग और अप्लाइंग, इस तरह के जो भी प्रोसेस हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सके, वो सिचुएशन को डिफाइन कर सके, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और फिर उसको क्लासिफाई कर सके। ठीक है, जनरलाइज, अप्लाई और वेरीफाइंग, यहाँ भी वो सारी चीजें क्या कर सके, ठीक है, इंप्लीमेंट कर सके। तो टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारा लेसन प्लान बनाते हैं हम टीचर्स जो भी हैं, वो क्या है, लेसन प्लान जो भी बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनेगा, जो भी बच्चों के रेस्पॉन्स आएगा। अब पहले से यहाँ प्रिपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेसन प्लान बनेगा वो बच्चों के रेस्पॉन्स के बेसिस पे बनेगा। तो टीचर को डरने की जरूरत नहीं है कि उसके रेस्पॉन्स गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, जो भी बच्चों के पास से आएंगे। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ही है, बेनिफिट क्या है कि फ्यूचर में जाकर जो भी टीचर होगा वो अपने लेसन प्लान को बच्चों के अकॉर्डिंग और ज्यादा अच्छे से वो प्रिपेयर कर पाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी बच्चों के साथ है यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक तो कन्वर्जेंट नेचर का होना चाहिए, सेकंड वो डाइवर्जेंट नेचर का भी होना चाहिए। कन्वर्जेंट मतलब क्या होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्स आंसर होता है कन्वर्जेंट में, और डाइवर्जेंट में मतलब होता है कि उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट क्या होना है कि टीचर को ये प्रमोट करना है कभी भी कि कोई भी एक प्रॉब्लम जो दी है उसका सिर्फ रीजन नहीं पूछना है, कारण नहीं पूछना है, उसके पूछना है कि इसके कारण बताओ, बहुत सारे कारण। उसका कॉज क्या है, कॉज नहीं पूछना है, कॉजेस पूछने हैं। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग नहीं, मीनिंग्स पूछने हैं किसी भी प्रॉब्लम के, ताकि उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हमेशा बच्चे को स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रमोट करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे जो क्या कर पाएंगे, अपने अनुभव को शेयरिंग कर पाएंगे, यानी कि वो एक्सपीरियंस को अपने को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीयर ट्यूटोरियंग। ठीक, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि ये हमारा लास्ट मेथड है जिसमें क्या है कि बच्चा लर्निंग करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो पहला है कि आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब इसमें का मतलब क्या है कि समस्या की जो परिस्थिति है, यानी कि जो भी समस्या है उसको बच्चों के सामने बताना, पहला स्टेप ये है। ठीक। सेकंड क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। एनालिसिस में मतलब क्या है कि उसको पूरा कंप्लीटली अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करें। जैसे कि एग्जाम्पल क्या था कि हमने देखा कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज हुई है। ठीक है, अब इसका पहले क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक, अब जितने भी यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि स्टेटिंग क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे सपोज करो एक कॉन्सेप्ट 1 आया, कॉन्सेप्ट 2 आ गया या कॉन्सेप्ट 3 आ गया, तो इन तीनों के बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। जैसे कि कचरा क्यों फैल रहा है, कि जो भी लोग हैं वो सामान किस में लेके आ रहे हैं, पॉलीथीन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, पॉली बैग्स में लेके आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है कि वहाँ पे हमने देखा कि सोसाइटी में डस्टबिन नहीं है, तो इस वजह से भी लोग इधर उधर फेंक रहे हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पे, इन दोनों के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि अगर पॉलीथीन में लेके आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते थे, डस्टबिन में डालेंगे, लेकिन डस्टबिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डस्टबिन को रख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है कि फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना हिंदी वालों के लिए। तो वो क्या करते हैं कि इसमें डिफरेंट मल्टीपल सॉल्यूशंस वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया कि टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी परिकल्पनाएं, जो भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं, अब हम उसको क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें सभी जो भी सॉल्यूशंस हैं सभी को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और फाइंड आउट फाइनली हम देखते हैं कि किससे हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक, लास्ट हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट में ये है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है अब हम उसको क्या करते हैं, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसी सिचुएशन में, ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर वो रिजल्ट सेम आता है हर बार तो वो क्या है, इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से क्या कर पा रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जितने भी प्रोसेस हैं वो हम इसमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास टीचिंग प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।